आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश, इससे पहले आप लोगों ने मगध वंश के बारे में पढ़ा था, मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और उसमें जानकारी आप लोगों को मिली थी कि सबसे जो अंतिम राजा थे मगध साम्राज्य के वो घननंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घननंद सबसे अंतिम जो राजा रहे। और घननंद के समय में ही सिकंदर का भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ है। यद्यप दोनों सेनाओं के बीच में कहीं भी मुठभेड़ नहीं हुआ था घननंद और इसके बीच में। और सिकंदर के आक्रमण का जो उल्लेख है, सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख भारतीय इतिहासकारों ने नहीं किया है। सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख विदेशी इतिहासकारों ने ही किया है, यह ध्यान रखना है। जब घननंद का अंतिम जो साम्राज्य था उसका अंतिम समय आया, उस समय एक विशेष घटना घटती है। घननंद के समय में चाणक्य थे। अब इसमें कई प्रकार की धारणा है। घननंद ये चाणक्य, पहले ये समझ लें कि आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति थे। पहली चीज, विष्णुगुप्त का वास्तव में नाम था विष्णुगुप्त। इनका वास्तव में नाम रखेंगे विष्णु, कालांतर में उसमें ऐड हो गया गुप्त। कई कहानियां हैं मौर्य वंश के उत्थान के समय, मौर्य वंश का जो उत्थान हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तो कई कहानियां, उसमें से कुछ ऐतिहासिक कहानियां हैं, कुछ अर्ध ऐतिहासिक कहानियां हैं, कुछ काल्पनिक कहानियां हैं। और बहुत ही रुचिकर विषय रहा है यह मौर्य वंश का उत्थान, लाखों लोगों को प्रेरित भी करता रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि सबसे पहला ये बालक के तौर पर विष्णु थे। कालांतर में कुछ घटना ऐसी घटी जो घननंद ने कोशिश हुआ, मृत्युदंड की सजा मिली तो वहां से गायब हुए, इसलिए इनका नाम विष्णुगुप्त रखा पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य के पिताजी का नाम चनक था, या ये चनक नाम के ग्राम के थे, चनक नाम के ग्राम के थे। इसके आधार पर इनका नाम चाणक्य। ये चनक या तो इनके पिताजी का नाम था, ये चनक ग्राम के थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। और इनका जो गोत्र था वह कौटिल्य था। इस आधार पर लोग इनको कौटिल्य भी कहते हैं, या ये कुटिल नीति, सामान्य भाषा में कुटिल नीति कटुल नीति का प्रयोग करते थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य कहा। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो अर्थशास्त्र है। और एक ध्यान रखेंगे कि भारतीय शैली में इसकी जो अर्थशास्त्र की रचना हुई है तो प्रथम पुरुष में नहीं, वह अन्य पुरुष में रचना हुई, इसको ध्यान रखेंगे। मतलब आप इंग्लिश से कंपेयर करेंगे तो थर्ड पर्सन में कौटिल्य खुद ऐसा कहते हैं अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य ऐसा कहते हैं। कौटिल्य भारतीय शैली है, जिसमें जो राइटर है, लेखक है, वो खुद कहता है कि वो अपना नाम लेकर के कैसा कहा जाता है। आप कबीरदास में भी, सूरदास में भी, रहीम में भी इस तरह की चीजों को देखेंगे। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, ऐसा कौटिल्य अर्थशास्त्र में खुद उल्लेख है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, और वहां पर ऑप्शंस हो कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं, तो आप वहां पर उत्तर देंगे कौटिल्य, आप यहां पर उत्तर देंगे। यद्यपि आप जानते हैं कि चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही थे, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्र में अपने रचनाकार का नाम थर्ड पर्सन में लिखते हुए कौटिल्य अर्थशास्त्र कहा गया है, इसलिए आप कौटिल्य ही देंगे, इसको ध्यान रखना। सेकंड चीज की चाणक्य के नाम से भी कुछ पुस्तकें हैं, कुछ रचनाएं हैं, जैसे चाणक्य नीति दर्पण, चाणक्य के नाम से चाणक्य दर्पण भी लोग कहते हैं, तो चाणक्य नीति दर्पण भी कहते हैं इसको। तो चाणक्य की वो रचना है, इसको आप समझ रहे हैं कि चाणक्य। और घननंद के जमाने में ऐसी मान्यता है कि किसी बिंदु पर, वो बिंदु की कहानियों को भी थोड़ा सा मैं आपका समय लेते हुए व्यक्त कर दूं, कि जब भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, विदेशियों का आक्रमण, तो एक बार चाणक्य घननंद के समय
घनंद के दरबार में पहुंचे और वहां भारत के तत्कालीन स्थिति पर, जो पश्चिमोत्तर प्रांत की स्थिति थी, एक व्यापक विषय चर्चा हुई, जिस पर कि घनंद इनसे रुष्ट हो गया और उन्हें निकाल दिया गया, इन्हें अपमानित किया गया। ये प्रायः लोग कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि काले कलूटे थे, काले भी थे, तो इन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। तो इन्होंने अपने जो शिखा है उसको खोल लिया, कि कहा कि जब तक घनानंद का मैं नाश नहीं करूंगा, नंद वंश का उन्मूलन नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांटूंगा। कहानियों के पीछे जो कुछ भी तथ्य हो, लेकिन एक चीज माननी पड़ती है, एक चीज यहाँ पर स्वीकार करना ही पड़ेगा अपने को, जो घनानंद के समय में जो राजनीतिक स्थितियां थी पश्चिमी भारत की, और उससे अनिवार्य रूप से चाणक्य या कौटिल्य चिंतित थे। और एक चीज और निष्कर्ष होता है कि एक महान विचारक या महान चिंतक कौटिल्य स्रोत है। अब परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनती है कि चाणक्य वहां से निकलते हैं और एक बालक से उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के संदर्भ में बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ कल्पित कहानियां भी है, कुछ अर्थ सत्य भी है। मैं उस कहानियों में नहीं जाना पसंद करूंगा, अभी समय का अभाव है। तो वहां पर इनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से होती है, चंद्रगुप्त से इनकी मुलाकात होती है। और उस समय एक बाल्यकाल में चंद्रगुप्त एक खेल खेल रहे थे जिनका नाम था कीलकर। ध्यान रखना है, राजा बनने की, दान करने की खेल, राजा बन के बच्चों के बीच में, बालकों के बीच में राजा बनते थे। और वहां पर उस खेल के क्रम में ही इनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त और चाणक्य की। उसके बाद दोनों में एक अटूट संबंध बन जाता है और चंद्रगुप्त कालांतर में राजा बनते, सम्राट बनते। इस छोटी सी घटना का संदर्भ आप लोग ये समझेंगे कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ये दोनों का ही सहयोग मौर्य वंश में रहा। मौर्य वंश की स्थापना में दोनों का ही सहयोग रहा। और चाणक्य न केवल मौर्य वंश के संस्थापक में प्रमुख माने जाते हैं, बल्कि चाणक्य को आप भारतवर्ष के प्रमुख चिंतकों में से एक मान सकते। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो सबसे पहले प्राप्त हुआ यादृच्छिक काल में, हमको सबसे पहले प्राप्त हुआ तंजावुर और तंजौर से, क्योंकि उनकी पुस्तक सबसे पहली बार वहां से प्राप्त हुई। तो इसके आधार पर कुछ इतिहासकारों ने उन्हें दक्षिण भारतीय भी साबित करने का प्रयास किया है, लेकिन इस निष्कर्ष के पीछे में उपयुक्त प्रमाण नहीं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के सामने में रखूं कि अर्थशास्त्र में ये पूरे पुस्तक में कहीं भी चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं। इस पूरे पुस्तक में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं। तो आप इस निष्कर्ष पर ध्यान रखेंगे कि इसका संबंध इससे नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों समकालीन नहीं थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसमें आदर्श राजा की तुलना की गई है, आदर्श राजा की। लेकिन जब अर्थशास्त्र की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो मौर्यकालीन समाज को ही बताता है। तो इससे आप स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं होने के बावजूद अर्थशास्त्र उसी सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है जो सामाजिक स्थिति मौर्य काल में थी। अब यहां पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ लोग इतिहास में ऐसे होते हैं, इतिहास की धारा को बदल देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसे ही लोगों में से एक है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय जनमानस को हमेशा झंकृत करते रहे हैं और लाखों लोगों की इनकी कहानियां प्रेरित करती रही है। थाके हारे लोगों को, निराशावादी लोगों को, या जो भी व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हैं। सचे किसी कवि ने ठीक ही कहा है, रामधारी सिंह दिनकर ने संदर्भ में एक लाइन लिखा है, समय अभाव को देखते हुए भी मैं स्वयं को बोल दूं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे इसी तरह के ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 से 345 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वर्ष ईसा पूर्व, इसको ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के थे, इसमें कई विवाद हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य वंश को लोग क्षत्रिय कुछ इतिहासकार मानते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अशोकावदान एक महत्वपूर्ण पुस्तक है
जिसमें भी इन्हें क्षत्रिय ही माना गया, क्षत्रिय माना गया, ये ध्यान रखना। अशोकावतान में भी इन्हें क्षत्रिय ही माना गया, नोट कर लेंगे आप लोग। अशोकावतान में इन्हें क्षत्रिय ही माना गया है, अशोकावतान में इन्हें क्षत्रिय ही माना गया, इसको ध्यान रख लेंगे। एक पुस्तक अशोकावतान में तो आपने देखी, महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र पुस्तक है बौद्ध, उसमें भी क्षत्रिय ही माना गया, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और महावंश में भी इन्हें क्षत्रिय माना गया है। ये तीन पुस्तकों को प्रमुखता से आप नोट करेंगे कि इन्हें क्षत्रिय माना गया। एक पुस्तक आई है, एक पुस्तक थी विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की, आप लोग ध्यान रखेंगे विशाख दत्त ने की। विशाख दत्त इस मुद्रा राक्षस पर एक टिप्पणी आई, टिप्पणी को ढूंढीराज ने लिखा, ढूंढी ने लिखा, उसमें उन्होंने मौर्यों के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया, मौर्यों के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया। इसे बिरसल शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसे बिरसल शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसको ध्यान रखिए। एक पहला साथ और दूसरा होता है धर्मच्युत, धर्मच्युत, यहां पर ध्यान रखना। जो वैदिक धर्म को न माने उस अर्थ में ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां भी ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस के मूल पुस्तक में विशाख दत्त ने इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन इसकी चर्चा ढूंढी ने की है। तो टीका एक टिप्पणी है मुद्रा राक्षस पर, उसमें उन्होंने ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया है चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक रहे उसके लिए। अब इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल देना कि मौर्य शूद्र अथवा अन्य किसी तरह के समकक्ष वर्ण के थे उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ब्रिसल शब्द का प्रयोग सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी नहीं हुआ है। बाद की कुछ कहानियों में ऐसे लोग जो वैदिक धर्म वैदिक कर्मकांडों का विरोध करते थे उनके लिए भी ब्रिसल शब्द आया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि अपने जीवन के अंतिम कालखंड में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार भी वैदिक धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं दिखलाते हैं या वैदिक धर्म के प्रति उनका लगाव नहीं रहता है। और अशोक के संदर्भ में तो आप लोग जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस अभिप्राय में हो सकता है कि मौर्य वंश के शासकों के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन एक चीज हम लोगों को निष्कर्ष में देखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की किसी जीवनी कार ने, चंद्रगुप्त मौर्य की किसी जीवनी में इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। इस आधार पर हम लोग ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं यह सामान्य कुल से उत्पन्न थे, सामान्य कुल से उत्पन्न थे। यह निष्कर्ष निकाल देना कि ये किसी निम्न कुल से थे यह थोड़ा सा भ्रामक लगता है। और इसमें किसी भी कुल से हो, सामान्य कुल से हो लेकिन निम्न कुल से हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि इस व्यक्ति ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। भारतीय इतिहास में अगर आप संदर्भ देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत ज्यादा प्रकाशित किया है। तो सामान्य कुल से उत्पन्न चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे बढ़ते हैं और उस समय घननंद मौर्य वंश के मगध साम्राज्य के अंतिम शासक है। अब घटनाएं कुछ इस तरह से घटती है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों आपस में संबंध स्थापित करने के बाद, मतलब आपस से मित्रता होने के बाद या गुरु शिष्य संबंध स्थापित होने के बाद, ये यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है भात्रक या भृतक, मतलब भारे के सैनिकों के साथ, भारे के सैनिकों के साथ घननंद पर हमला कर, मगध साम्राज्य पर हमला कर। और मगध साम्राज्य पर जो हमला किया जाता है इनके द्वारा, तो घननंद की विशाल सेना के सामने में ये भृतक जो भारे के सैनिक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में वह भृतकों की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बुरी तरह हार जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से भागना पड़ता है या वेश बदल करके चाणक्य और चंद्रगुप्त रहते हैं। उस बीच में जब वेश बदल कर रहते हैं
तो कई कहानियां बनती है। एक बार इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि खिचड़ी बीच में से खाया जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि एक औरत कह रही थी कि तुम भी, एक औरत अपने बच्चे को कह रही थी कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य वाली गलती करते हो कि तुम बीच में से खाना खा रहे हो, आग तो हाथ तो जले जाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसी कहानियां बनती है चाणक्य के साथ, मिल के साथ। उसके बाद कालांतर में ये पश्चिमी भारत पहुंचते हैं, क्योंकि उसी समय भारतवर्ष पर सिकंदर का आक्रमण होता है। आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की है कि 326 ईस्वी पूर्व, 326 वर्ष ईसा पूर्व सिकंदर भारतवर्ष पर आक्रमण करता है। 326 वर्ष ईसा। और आक्रमण से पहले यहां पर सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य, इस दोनों के बीच में एक बातचीत होती है। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य कहीं न कहीं सिकंदर का इस्तेमाल घननंद के विरुद्ध करना चाहते होंगे, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा चंद्रगुप्त मौर्य के पास में थी, और सिकंदर से वो चाहते होंगे जो घननंद पर आक्रमण हो। लेकिन इनकी अस्पष्टवादिता से सिकंदर अत्यंत क्रोधित हो गया, और सिकंदर ने इन्हें मृत्युदंड दिया, या सिकंदर ने इन्हें सजा देने का प्रावधान रखा, लेकिन ये किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल गए चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात कहीं न कहीं हमें बाद के कालखंड में, मध्यकाल में बाबा राणा सांगा की मुलाकात की याद दिलवाती है। लेकिन आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर असफल भले ही हुए, लेकिन अपने कूटनीतिक या रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हैं। अब इसके बाद कालखंड कुछ बदलता है। सिकंदर यहाँ से 326 वर्ष पर आक्रमण करने के बाद पुनः वो अपने यूनान लौट जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य अब यहाँ पर एक सेना एकत्रित करते हैं घननंद के खिलाफ। घननंद के खिलाफ जो सेना एकत्रित करते हैं, वहां पर ध्यान रखेंगे आप, उस सेना में भाड़े के लोग भी थे, भाड़े के सैनिक भी थे, विदेशी सैनिक भी थे। विदेशी का संदर्भ यहाँ पर नानी भी लेंगे, और विदेशी का संदर्भ शक भी लेंगे, जो शक जैसी जातियां भारतवर्ष में आ गई थी। तो नियमित सेना नहीं थी, यह अनियमित सेना थी, और अनियमित सेना को नियमितीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ध्यान रखना है। तो मौर्य वंश ही एक ऐसा महान वंश था जो प्राचीन भारत में सबसे अधिक सैनिकों की संख्या को रखता था। यद्यपि मौर्य वंश के पतन का एक कारण यह भी हो सकता है अशोक के जमाने के बाद, लेकिन मौर्य सेना को सबसे पहले स्थायीकरण करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया। इनकी विशालता या इनके सैनिक दूरदर्शिता या इनके नेतृत्व का परिणाम था। तो भारत के सैनिक भी थे, विदेशी भी थे, शक भी थे। उसमें इन्होंने एक और बहुत बड़ी काम की, जो कश्मीर के राजा प्रवर्तक थे। प्रवर्तक, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रवर्तक के साथ इन्होंने मैत्री कर ली, संधि की, मैत्री की प्रवर्तक के साथ। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे लोग पूछे कि वे प्रवर्तक कहां के राजा थे, तो कश्मीर के राजा थे। ध्यान रखेंगे, प्रवर्तक। और प्रवर्तक के साथ इन्होंने संधि की, और प्रवर्तक की सेना अब इनके पास में आ गई। प्लस ध्यान रखेंगे, जो घननंद क्या साम्राज्य, घननंद का जो शासन था, वो मगध में प्रिय नहीं था। जैसा कि उनको आपने देखा होगा, इससे पहले की जो मगध का सम्राट देखेंगे तो अस्त व्यस्त था। घननंद अत्यधिक विलासा में रहता था, अत्यधिक अहंकार के अधीन रहता था। तो सामान्य जनता घननंद के शासन से खुश भी नहीं थी, यह भी एक महत्वपूर्ण था। तो इस विशाल सैन्य संगठन या विशाल सेनाओं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य अब घननंद पर आक्रमण करते हैं। और घननंद पर जो यह आक्रमण करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पहले बार मगध पर प्रत्यक्ष हमले करते हैं, हार जाते हैं, लेकिन इस बार ये पंजाब, वर्तमान का जो पंजाब है या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहां से क्रमशः ये आगे बढ़ते हैं, और उत्तरी पश्चिमी सीमा से मगध तक पहुंचने में इन्हें लगभग 2 वर्षों का समय लगता है। इस 2 वर्ष में केंद्रीय सत्ता मगध पर यह हमला कर मगध पर यह अधिकार स्थापित कर देते हैं। तो उत्तर पश्चिमी सीमा से बढ़ते हुए मगध तक आते हैं, और इस 2 वर्षों के समय कालखंड में ये पूरे मगध साम्राज्य पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यह 326 में चूंकि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो 1-2 वर्ष को छोड़ करके, क्योंकि ये राजनीतिक काल रहा है,
तो 322 के अप्रोक्स 322 ईस्वी पूर्व हम एक कैलकुलेशन के तौर पर कहते हैं कि 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार निर्विवाद रूप से स्थापित कर लिया था और मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना हुई, इसको ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व। अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसका जवाब होगा 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना। अब यहां पर इनको मौर्य क्यों कहा जाता है, यहां पर भी दो क्वेश्चंस हैं, इसको समझेंगे आप। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश की स्थापना कर चुके हैं, लेकिन उनका जो बाल्यकाल है उस संदर्भ में हम लोग फिर एक बार चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अब मौर्य वंश की स्थापना कर चुके हैं, तो यहां पर देखेंगे कि इनका नाम मौर्य क्यों। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि पिपली वन में मौर्यों की एक शाखा रहती थी जो गणराज्य प्रणाली की थी। तो पिपली वन के मौर्यों की शाखा से चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम भी मुड़ा माना जाता है, मुड़ा माना जाता है। तो मुड़ा के पुत्र होने के कारण भी ये मौर्य कहलाए, मुड़ा के पुत्र होने के कारण भी मौर्य कहलाए। और पिपले बन के मौर्य जो उस समय मयूर पाला करते थे, मयूर पाला करते थे, मयूर भी याद रखना है। तो मयूर पालने के कारण भी इनको मौर्य कहा गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कहने के पीछे में तीन प्रकार के आप तर्क दे सकते हैं। क्योंकि पिपली वन की जो मौर्यों की शाखा थी उससे ये संबंधित थे, या इनके नाम, इनके माता का नाम मुड़ा था, तो मुड़ा के आधार पर ही मौर्य बन गए। हम शब्द विग्रह में नहीं जाएंगे क्योंकि मुड़ा से मौर्य शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है, कुछ और शब्द बन जाएंगे इससे। लेकिन आप लोग सामान्य भाषा में समझेंगे कि क्योंकि लौकिक भाषा जो लोग बोलते हैं उसको देखेंगे कि मुड़ा के आधार पर भी मौर्य बन सकता है। और एक मयूर पालन का, मयूर जिनका एक विशेष प्रतीक भी था, उसके आधार पर भी मौर्य बनता है। अब यहां पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य अब राजा बन चुके हैं। राजा बनने के बाद इनके चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बने, तो आपका जवाब होगा 305 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। 322 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। यह मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 वर्ष ईसा पूर्व। अब आप लोगों को याद रहेगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी उनका नाम था दुर्धरा। इस दुर्धरा के संदर्भ में कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि परिशिष्ट प्रबल एक पुस्तक आई थी, हेमचंद्र की पुस्तक है, और उस पुस्तक में दुर्धरा को घननंद से संबंधित माना जाता है। घननंद की बहन या भतीजी के तौर पर इन्हें देखा जाता है। हम इसको चचेरी बहन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी वर्णन किया है। इससे यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध कहीं न कहीं घननंद से था, या घननंद की जो वंशावली है उसमें से कहीं न कहीं इनका जो राजसी संबंध रहा है। लेकिन वो चूंकि 12वीं शताब्दी की पुस्तक है, इसलिए कुछ निष्कर्ष के तौर पर कहना भ्रामक हो सकता है। तो अब हम मानते हैं दुर्धरा से इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, इनके जिस पुत्र का नाम बिंदुसार रहा है। लेकिन इससे संदर्भ में बहुत सारी कहानियां, उसको भी देख लेंगे। इनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, इसको भी देख लेंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु रहे हैं चाणक्य। अब चाणक्य क्या करते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को विष पान करवाते थे, थोड़ा अल्प मात्रा विष का देते थे प्रत्येक की, ताकि वो विश्व प्रतिरोधी बन जाए। अब इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा शरीर विश्व प्रतिरोधी बन चुका था, विष का असर नहीं पड़ रहा था। एक दिन यह विष मिश्रित खाना चंद्रगुप्त मौर्य की महारानी दुर्धरा को मिला, दुर्धरा खा ले और दुर्धरा की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो चाणक्य को जानकारी मिली कि इनकी गर्भवती है, इनके पेट में एक बालक है। तो उस बालक का नाम उसको ऑपरेशन समझिए आज की भाषा में, ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के फलस्वरूप उस बच्चे को, गर्भस्थ बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। और क्योंकि उस पर बिंदुवत में जहर का असर नहीं पड़ा था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रख दिया गया। तो लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र हुआ था बिंदुसार, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सैन्य संगठन की स्थापना की थी, उसको भी देख लिया।
अब चंद्रगुप्त मौर्य को हम कहां कहां से देखते हैं उसको भी देख लेंगे। देख लीजिए, विदेशी शासकों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया। विदेशी शासकों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है, इसको देखेंगे आप लोग। विदेशी शासकों, अब विदेशी शासकों या विदेश, यहां पर एक स्तर को और देखना है, विदेशी शासकों में आपका अभिप्राय क्या है। तो विदेशी शासकों का जो वर्णन है उसमें विशेषकर जो विभिन्न देशों के इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकार, और ऐसे इतिहासकारों के निष्कर्ष पर दो महत्वपूर्ण है, एक जस्टिन और दूसरा प्लूटार्क। जब एक हम इस क्लास में आएंगे कि भारत में आने वाले विभिन्न यात्री, उसमें इनका डिटेल्स होगा, लेकिन जस्टिन और प्लूटार्क का नाम यहाँ पर उल्लेख करना अनिवार्य है, क्योंकि जस्टिन एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कम से कम 5 लाख सैनिकों से मौर्य सम्राट ने घनानंद को रौंद डाला। तो एक ऐतिहासिक तथ्य पर भी इसको देख लेंगे कि 5 लाख सैनिकों के संगठन को जस्टिन एवं प्लूटार्क दोनों ही स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक में 5 सैनिकों की संख्या 5 लाख थी। कालांतर में यह सैनिकों की संख्या में अन्य स्रोतों में अधिक ही वर्णित है, लेकिन अगर विदेशी कुछ इतिहासकारों में अगर आपसे पूछा जाए तो जस्टिन एवं प्लूटार्क का नाम देंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पर है कि क्या वो लोग चंद्रगुप्त मौर्य का नाम विदेशी इतिहास में, विदेशी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है? तो नहीं, विदेशी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख चंद्रगुप्त नाम से नहीं किया है। इसमें 2 प्रकार के नाम स्पष्ट रूप से आते हैं। एक आता है सेंड्रोकोटस, एक सेंड्रोकोटस, और दूसरा लिखेंगे सेंड्रोकोटास। सेंड्रोकोटास, यहां पर 2 प्रकार के नाम प्रमुखता से आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, सेंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटास। अब उसके बाद सेंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटास आपने लिख लिया। इसके बाद एक जो यहां पर एक और नाम एड्रोकोटस के तौर पर भी आता है, एड्रोकोटस के तौर पर भी आता है, इसको भी देखेंगे। और उसके बाद सेंड्रोकोटस, यहाँ पर एक और नाम सेंड्रोकोटस के तौर पर भी जानते हैं कि सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के तौर पर नाम आता है, और इतिहासकारों ने इनका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से निकाला है, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आप लोगों को परीक्षा में इस तरह के तथ्य के लिए तैयार रहना चाहिए कि सेंड्रोकोटस से अभिप्राय किसका है, तो आप लोग लगाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, एंड्रोकोटस से अभिप्राय किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसको भी ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इन्हें सेंड्रोकोटस स्ट्रैबो ने कहा है, इसको भी नोट कर लीजिए। स्ट्रैबो ने इन्हें कहा है सेंड्रोकोटस, नोट कर लेंगे। उसके बाद नोट करेंगे सेंड्रोकोटास इन्हें प्लिनी ने कहा है, इसको भी याद रखेंगे। प्लिनी ने इन्हें सेंड्रोकोटास कहा है, प्लिनी ने इन्हें सेंड्रोकोटास कहा है। और एंड्रोकोटास के तौर पर अगर आप लोगों को याद रखना है तो प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटास कहा है, प्लूटार्क ने। और यह भी याद रखना है कि स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने भी इन्हें सेंड्रोकोटस कहा है, जस्टिन ने भी इन्हें सेंड्रोकोटस कहा है, इसको भी ध्यान रखना है, जस्टिन। तो अगर ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जस्टिन और स्ट्रैबो दोनों ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटास के तौर पर प्लिनी ने कहा है, और एंड्रोकोटास के तौर पर प्लूटार्क ने कहा है। लेकिन इस सारे नाम का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य से ही है, ये सारे चंद्रगुप्त मौर्य को ही बतलाते हैं, जिसका विभिन्न इतिहास में विदेशी इतिहासकारों ने भिन्न नाम दिया। अगर ये तो विदेशी इतिहासकारों का नाम हो गया। अब आप लोग पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो भारतवर्ष में इतिहास में वर्णन है वो किस नाम से? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन, मौर्य वंश का वर्णन पुराणों में भी है, मौर्य वंश का वर्णन पुराणों में भी। तो पुराणों में वर्णन मौर्य वंश का है, ये भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध पुस्तकों में भी मौर्य वंश का वर्णन है, जैन पुस्तकों में भी मौर्य वंश का वर्णन है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ अभिलेखों में भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि ये अभिलेख कहां कहां है? तो 2 अभिलेख ऐसे महत्वपूर्ण रूप से है जहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन होता है। एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख।
और दूसरा है एहोल हाथी गुम्फा अभिलेख की बात कर रहा हूं। देखिए दोनों पर भारतवर्ष में 3 अभिलेख को आप लोग जरूर याद रखिएगा। 3, एक गिरनार याद रखिएगा, एक हाथी गुम्फा और तीसरा है एहोल। आप लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो प्राचीन इतिहास में यद्यप अन्य भी अभिलेख महत्वपूर्ण है, प्रयाग भी महत्वपूर्ण है, मधुबन भी महत्वपूर्ण है, वास्केरा अभिलेख भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राचीन काल में ज्यादा चर्चा होती है गिरनार अभिलेख की, हाथी गुम्फा की और एहोल की। मैं एहोल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर गिरनार और हाथी गुम्फा की बात करूंगा। ये गिरनार जो है, ये गुजरात में पड़ता है। गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में, इसको ध्यान रखना है। तो गिरनार पर, वहां पर जो अभिलेख है गिरनार के अभिलेख में, उसमें 3 व्यक्ति का उल्लेख है, 3 शासकों का उल्लेख है, इसमें ध्यान रखिए। इसमें अशोक का है, रुद्र दामन का है, इसको ध्यान रखना है। और तीसरा यहाँ पर जो अभिलेख आता है वह स्कंदगुप्त का आता है, इसको भी ध्यान रखें। इसमें सबसे पहला जो गिरनार में अभिलेख है, एक ही गिरनार में चट्टान पर ही अभिलेख है, चट्टान पर। तो गिरनार में सबसे पहला जो अशोक का अभिलेख है यह ब्राह्मी लिपि में, इसको याद रखिए। और रुद्र दामन का जो गिरनार अभिलेख है यहाँ पर, इसमें पुष्यगुप्त के द्वारा एक झील बनवाने का, गिरनार का झील बनवाने का उल्लेख है, यह संस्कृत में। और स्कंदगुप्त के द्वारा भी, जो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है गिरनार में, वह भी संस्कृत में। तो घटना को याद रखना है कि सबसे पहला अशोक का अभिलेख है जो ब्राह्मी में है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो अभिलेख है पुष्यगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त के द्वारा वहां पर एक झील बनवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए थे, लेकिन उनका उल्लेख बाद में, अशोक के बाद में। यहाँ पर ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, और चंद्रगुप्त का जो मेंशन अभिलेख है वह संस्कृत में, देवनागरी लिपि में है, इसको भी याद रखना है यहाँ पर। तो पुष्यगुप्त इनका प्रांतपति था चंद्रगुप्त मौर्य का, और उन्होंने वहां पर गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था, जिस झील का नाम था सुदर्शन झील। तो आपको यहां से भी अभिलेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और सेकंड मैंने जो चर्चा की है हाथी गुफा, देखिए हाथी गुफा जो अभिलेख है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हाथी गुफा सामान्य तौर पर याद रखने के लिए। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा थे, कलिंग के महान शासक खारवेल। आप लोग याद रखेंगे, जब हम क्षेत्रीय शासन की बात करेंगे उसमें भी खारवेल के बारे में पढ़ेंगे, और खारवेल का संबंध चेदी वंश से था, ये भी ध्यान रखेंगे। परीक्षा में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बातें पूछी जाती है कि खारवेल का संबंध किससे था। तो खारवेल का संबंध चेदी वंश से था, और जिस वंश की इन्होंने जो स्थापना की थी, तो उसमें सबसे पहला महावेग वाहन इस वंश का संस्थापक था, जिस वंश के खारवेल थे। तो महामेघ वाहन वंश भी दिया जाता है कभी कभी, महामेघ वाहन वंश, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित। तो कलिंग यह ईसा की लगभग में पहली शताब्दी पहले से दूसरी शताब्दी का शासनकाल का माना जाता है, पहली शताब्दी पहले से दूसरी शताब्दी के बीच का। तो खारवेल ने तत्कालीन, उससे पहले की जो मगध साम्राज्य की स्थिति थी उसका उल्लेख किया है। तो इस आधार पर भी महान मौर्यों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम बिंदुसार के बारे में जाते हैं और अशोक के समय में, तो इतिहास स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अभिलेखों से उनकी जानकारी मिलती है। यद्यप अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा गया था, लेकिन हम अशोक के बारे में नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अभी तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तक हम रहना पसंद करेंगे आज की इस क्लास में। अब यहाँ पर आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर 322 ईस्वी में राजा बन चुके हैं। राजा बनने के बाद उनका साम्राज्य चला होगा। अब कुछ घटनाएं घटती हैं, जिस घटना के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, शासन था, वो कहां से कहां तक, इसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि हमने कह दिया कि उत्तरी पश्चिमी भारत से ये मगध तक आए थे। तो आप आधुनिक पंजाब, उत्तरी पश्चिमी भारत में आधुनिक पंजाब, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी, वहां से मान सकते हैं मगध का। लेकिन 305 ईस्वी के शासन, 305 ईस्वी वर्ष पूर्व, 305 वर्ष ईसा पूर्व स्पष्ट कर दे, ईसा पूर्व
एक और लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य, और यह लड़ाई होती है सिकंदर के प्रतिनिधि, जो बाद में सिकंदर चले गए थे, उनका प्रतिनिधि था सेल्यूकस निकेटर। इस दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है 305 ईस्वी को, और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इस लड़ाई को जीतते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने भी इस तथ्य का ज्यादा वर्णन नहीं किया, लेकिन जो विदेशी उस समय के इतिहासकारों ने इस घटना का वर्णन किया है, और चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध को जीतते हैं और एक वैवाहिक संबंध स्थापित होता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। यह वैवाहिक संबंध यह स्थापित होता है कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। आप लोगों को हेलेना का एक और नाम कुछ कहीं उल्लेख आता है, कार्नेलिया। आप लोगों को यह याद रखना है कि भारतवर्ष में साड़ी पहनना लोगों को हेलेना ही सिखाई है। भारतवर्ष में साड़ी पहनना हेलेना ही सिखाई, उसको याद रखना है आप लोगों को। तो हेलेना की शादी, हेलेना और कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से होती है, और चंद्रगुप्त को दहेज में 4 प्रांत मिलते हैं। दहेज में कितने प्रांत मिलते हैं? 4 प्रांत। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के द्वारा दहेज में 4 प्रांत मिलते हैं। उस 4 प्रांत का नाम आपको याद कर लेंगे। 4 प्रांत आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन कभी अधिकांश क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट से क्वेश्चन रहे ही हैं, इसलिए मौर्य सम्राट को बार बार देखते रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि 4 जो प्रांत थे उसका नाम आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहला था हेरात, सबसे पहला जो प्रांत था हेरात। दूसरा प्रांत था, नोट करेंगे, एराकोसिया। हेरात, एराकोसिया। उसके बाद तीसरा प्रांत था एराकोसिया के बाद पेरिप्रसनाथ। स्पष्ट कर दे, पेरोनिषद। और चौथा प्रांत था जेड्रोसिया। याद रखना, ये 4 प्रांत दहेज के तौर पर मिले। ये 4 प्रांत दहेज के तौर पर मिले थे, इसको ध्यान रखना। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया जाए। कि ये जो पैरोपनिषद का संदर्भ था, ये काबुल घाटी से था। काबुल घाटी, अब जानते हैं कि काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल नदी के इर्द गिर्द थे। काबुल नदी वहां पर प्रमुख नदी है, तो काबुल घाटी के लिए पैरोपनिषद शब्द का उल्लेख किया गया था। जेड्रोसिया का उल्लेख बलूचिस्तान के लिए किया गया था। बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान, जहाँ पर बहुत ज्यादा घटनाएं भी घटित होती है बलूच लोगों के द्वारा। और उसके बाद एक प्रांत आपके पास बनता है एरकोसिया, जिसका संबंध कंधार से मिलता है। यह अफगानिस्तान में है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, ये दोनों ही क्षेत्र, अफगानिस्तान प्लस बलूचिस्तान, ये दोनों ही क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन 305 ईस्वी तक आ चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बलूचिस्तान 1947 तक ही भारतवर्ष में रहा, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भारतवर्ष में रहे। इसलिए संदर्भ समझ ले कि उस प्राचीन सम्राट ने ईसा से 300 साल पहले अखंड भारत की कल्पना कर। अखंड भारत का वह सम्राट था 305 साल पहले, ईसा से लगभग में 300 साल पहले, जिसको अपने आप को, जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता है, वैसा इंग्लैंड भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाया, जिससे मुगल भी प्राप्त नहीं कर सके, उस महान सम्राट ने 305 वर्ष पूर्व भी प्राप्त कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पुनः जब इनका साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का हम लोग निर्धारण कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दूसरी से हेरात आपने देख लिया है, तो अब इसके पूर्वी सीमा की तरफ जाते हैं, हम दक्षिणी सीमा पर जाते हैं। दक्षिणी सीमा पर चंद्रगुप्त मौर्य
अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो मैसूर कर्नाटक जाते हैं, श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर। तो इसके आधार पर दक्षिण में उनकी सीमा लगभग में कृष्णा नदी तक मानी जाती है। क्योंकि अशोक के साथ जब युद्ध, अशोक के इतिहास को देखते हैं तो अशोक के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध हमको सिर्फ कलिंग का नजर आता है। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में भी दिग्विजय प्राप्त किया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे पास बिंदुसार है। यद्यपि एक जगह अब लेख में वर्णित है कि एक जगह ऐतिहासिक, मैं बिंदुसार की जब बात करूंगा तब इस पर चर्चा करूंगा, तो 16 दक्षिण के राजाओं को पराजित किया था, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं। और इस महान मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन दक्षिण के कवियों ने भी किया है, जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मगध साम्राज्य की सीमा कृष्णा नदी को छूटी। जब हम पूर्व की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख हमको बंगाल तक मिले। पुंडवर्धन शब्द का प्रयोग उत्तरी बंगाल के लिए विशेषकर आया है, तो हम मानते हैं कि बंगाल भी उनके साम्राज्य क्षेत्र में था। तो इस तरह एक विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त, एक विशाल भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब अभी हमने चर्चा करी थी हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो मैं आपको बतलाऊं कि हाथी गुम्फा अभिलेख ही ऐसा पहला अभिलेख है जहां पर भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। ध्यान रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख ही सबसे पहला ऐसा अभिलेख है जहां भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं ये लाइन को बोल रहा था कि अखंड भारतवर्ष जिसको कहा जाता है उसके पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हैं। और हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पर भुवनेश्वर के पास में दो पहाड़ का उल्लेख है। एक है उदयगिरी का पहाड़, उदयगिरी, और दूसरा पहाड़ है खंडगिरी का पहाड़। तो खंडगिरी पर भी एक अभिलेख है। आप लोग परीक्षा में इस तरह का अगर कभी डिटेल्स पूछ ले तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। तो उदयगिरी का जो पहाड़ है, उदयगिरी का पहाड़, वहां पर है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा, कभी कभी परीक्षा में इसको हाथी गुफा भी कहा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। और खंडगिरी पर जो पहाड़ उसको कहा जाता है रानी गुफा। तो खंडगिरी पर जो अभिलेख है उसका नाम रानी गुफा लिखेंगे, और उदयगिरी पर जो अभिलेख है उसका हाथी गुफा अभिलेख है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हाथी गुफा अभिलेख और ये मतलब हाथी गुफा अभिलेख और खंडगिरी का अभिलेख, दोनों को ध्यान रखेंगे। और अभी एक तथ्य याद आ गया, ऐसे आप लोग हमेशा वीडियो को देखते रहे, क्योंकि चर्चा के क्रम में बहुत सारे तथ्य आप लोगों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सामने में आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो को देख लिया आगे बढ़ते चले और लगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपके नोट्स बहुत अच्छी बन जाएंगे और लगभग परीक्षा में संभावित जो जितने प्रश्न है प्रश्नों की सूची भी आपके पास तैयार हो जाएगी और आपके प्रश्न आसानी से आपको सॉल्व होते चले जाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे अभी, जहां पर हमने देखा कि यहाँ पर इनका उल्लेख भी होता है। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी आते आते उस महान सम्राट ने अखंड भारत या एक भारत का बृहत्तर भाग जिसमें अफगानिस्तान भी था उसको शामिल कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल लगभग 24 वर्ष रहा। 24 वर्ष रहा, यह ध्यान रखना है। तो 322 में ये बने, तो आप मानते हैं 297 वर्ष ईसा पूर्व, 297-98 वर्ष ईसा पूर्व। इससे पहले मगध में 12 वर्षों तक एक अकाल पड़ा। आप ध्यान रखेंगे कि जैन पुस्तकों में इस अकाल का वर्णन है, जैन पुस्तकों में। अन्य किसी पुस्तक में इस प्रकार के 12 वर्ष तक चलने वाले विशेष अकाल का उल्लेख नहीं। 12 वर्ष तक जैन पुस्तकों में इस बात का वर्णन है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, उसके बाद ये दक्षिण भारत की ओर गए, मतलब कर्नाटक, खासकर श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अन्य पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है। तो हम यह मानते हैं कि कोई एक सामान्य या कोई अकाल जैसी घटना आई होगी या इनका धार्मिक झुकाव जैन धर्म की ओर गया हो, तो उसके बाद इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और उस समय 2 प्रकार के आचार्य थे वहां पर जैन धर्म के। एक प्रमुख आचार्य थे स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी, ये भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर गए। श्रवणबेलगोला ध्यान रखता है। वहां पर आज भी एक चंद्रवसत पहाड़ों पर उल्लेख है, चंद्रवसत उल्लेख। वहां पर इन्होंने शायद प्रभा चंद्र
या चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नाम से जैन श्रमिक या जैन श्रमिक जैन साधु, जैन मुनि के तौर पर रहने और अपने संलेखना अथवा संलेखना की विधि, जो जैनों में प्राण त्याग करने की विधि है, उस विधि के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग किया, अपना प्राण त्याग किया। और अभी आप लोगों ने समझा कि अपना प्राण त्याग किया, इससे मतलब इससे पहले यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में शासक बन चुके थे, शासक थे बिंदुसार। तो अभी तक आपने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड को देखा। उसके बाद हम लोग अभी बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंदुसार के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्थूलभद्र यहाँ पर पटना में ही रहे और भद्रबाहु चले गए कहा, कर्नाटक श्रवण बेलगोला, जहां पर चंद्र वसित है। चंद्रगिरी पर्वत भी है वहां पर, तो वहां पर इनके नेतृत्व में ही वहां पर एक दिगंबर पंथ का उदय हुआ और स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहाँ पर जो श्वेतांबर पंथ था, जो मगध क्षेत्र में रहा या पटना क्षेत्र में रहा, श्वेतांबर। तो यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म दो भागों बट गए। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, नेक्स्ट कक्षा पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। आप लोग वीडियो को देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, बार बार देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चंस अगर आप कमेंट करते हैं, अपना मेल देते हैं, तो आपको क्वेश्चंस पीडीएफ सीरीज में नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, संभावित प्रश्नों की सूची भी मिल जाएगी। धन्यवाद।